रेलवे की तैयारी कर रहे सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, रेलवे की अंडर ग्रेजुएट लेवल की चल रही परीक्षा के एनालिसिस के क्रम में आज 23वें सेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कल किस तरह का पेपर पूछा गया था। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल आपको क्या कह रहा है, ये एक मान दिया गया है और इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, अब अगर इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, ये इसको आप मिटा दीजिएगा, ये नहीं है ये। ठीक है, अब आप देखो यहां, आप देखो कि चूंकि बीच में किसका चिन्ह लगा हुआ है, गुणे का। अगर गुणे का चिन्ह लगा हुआ है और घात अगर ये आधार समान हो जाए तो घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अब यहां पर आप देखो कि ये 16 है और ये 2 है, लेकिन 16 को मैं 2 तो बना ही सकता हूं। और ये कितना होता है, 2 की घात 4 गुणे 0.16 और गुणे 2 0.3। ठीक है, अब ये देखिए कितना हो गया, ये 2 की घात 0.64 और इंटू 2 की घात 0.36। अब आधार समान है, बीच में चिन्ह गुणे का है तो घात जुड़ जाएगी। घात जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 1, मतलब उत्तर आ जाएगा 2, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल क्या करा, एक व्यक्ति ने चक्रवृद्धि ब्याज पर धन का निवेश किया। यह राशि 2 वर्षों में 4,840 और 3 वर्षों में 5,324 रुपए हो जाती है। राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, 2 वर्षों में इतनी, 3 वर्षों में इतनी, मतलब वास्तव में ये जो 4,824 रुपए है ये मूलधन है। ये क्या है, मूलधन। अब अगर मैं देखूं और 3 साल का मामला होता तो क्या होता, मूलधन और मिश्रधन में घाते कितने की लग जाती है, 3 की। यहां आप देखिए मामला कितना है, 4,840 और कितना है ये 5,324। अब आप देखिए ये दोनों संख्याएं 4 से तो कटी नहीं है, तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4 और ये 0, 4 एक कम 4, 4 3 12, ये कट गई। अब आप देखो जैसे ही आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आ रहा है, ये 11 से कटेगी तो ये 110 और ये 11 से कटेगी 121, तो ये 10 और ये कितनी हो गई 11। ठीक है, मतलब एक साल में जो राशि है वो क्या हो रही है, 10 से 11, 10 से 11। तो 3 साल में, ये वाला मामला 3 साल का है, तो 3 साल का, या इसका ले लो आप, ये 2 साल का है। ये कितने का है, 2 साल का। ये कितने का है, 3 साल का है। तो चाहे आप 2 का पकड़ लो चाहे 3 का पकड़ लो। मान लीजिए अगर मैं 3 का पकड़ता हूं तो पूरा मामला ये है, मतलब 1,000 रुपए कितने रुपए होने चाहिए, 1,331। यही तो कहानी है। अब आप देखो ये वास्तव में 1,331 नहीं हो रहे हैं, ये हो रहे हैं इसका 4 गुना, इसका 4 गुना। तो 4 का गुना जब आप यहां करोगे तो 4 का गुना यहां भी होगा। मतलब पूरी कहानी ये थी कि 4,000 रुपए 3 साल में कितने हो रहे थे, 5,324 रुपए। मूलधन आपसे पूछा गया था, तो मूलधन कितना हो जाएगा, 4,000 रुपए। कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, मतलब मैं बार बार एक चीज ये बोल रहा हूं कि CISI का सवाल हो या मैथमेटिक्स रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें दिया क्या है और हमें पूछना क्या है। क्यों, क्योंकि एग्जाम कभी भी आपकी जानकारी के दम पे नहीं निकलता। एग्जाम निकलता है इस बात से कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हो। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल देखिए क्या है, 7 संख्याओं का औसत 148 है। एक संख्या हटाने पर औसत वही रहता है, हटाई गई संख्या यही होगी। अब ये क्यों होगी, बार बार मैं आपको एवरेज के क्वेश्चंस में बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं कि 7 संख्याओं का औसत 148 का मतलब ये सभी संख्याएं 148 है। एक चला गया, लेकिन जाने के बाद भी सब कुछ 148 ही है। मतलब जो गया वो 148 ही गया, तभी तो अभी सब 148 है। मतलब जाने वाले की जो वैल्यू है वो कितनी है, 148। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक्स अकेले एक काम को 18 दिनों में कर सकता है। वाई अकेले उसी कार्य को एक्स द्वारा लिए गए समय के आधे समय में कर सकता है। एक साथ काम करते हुए वो काम का कितना हिस्सा पूरा करेंगे, 3/18, 1/6। उत्तर ये हो जाएगा। अब ये देखिए क्यों हो जाएगा, सीधी सी बात है कि अगर समय आधा लग रहा है इसका मतलब क्षमता 2 गुनी है, और एक की क्षमता 1, दूसरे की क्षमता 2, दोनों की मिला के कितनी हो गई, 3। काम 18 है, काम 18 है। तो जब 18 काम है और एक दिन में 3 काम हो रहा है, इसका मतलब 3/18।
यही तो पूछा हुआ, काम का कितना हिस्सा पूरा हुआ, तो 3/18 की वैल्यू 1/6। या अगर आप इसको लगाना ही चाहते हो तो सवाल आपको ये बोल रहा है कि भैया ये अगर 18 दिनों में कर रहा है तो भाई 9 दिनों में कर रहा है, तो टोटल वर्क हो गया 18, मतलब इसकी इफिशियंसी अगर 1 है तो इसकी 2 है, दोनों की मिलाकर के कितनी हो जाएगी 3। ये एक दिन का काम है और काम कितना है 18, मतलब एक दिन में कितना काम हो जाएगा 3/18, या आप इसको कह सकते हो कि 1/6। मैं आप लोगों को एक बात की सलाह दूं, जो उस क्वेश्चन में कलम चलाने की आवश्यकता ना हो उस पर आप बिल्कुल कलम मत चलाना, क्योंकि कलम चलाने का मतलब ही है कि आप अपने टाइम को किल कर रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए, एबीसी समरूप है पीक्यूआर के, AB बराबर 16, BC बराबर 8, PQ बराबर 12। ये क्वेश्चन पहले सेशन से ही, पहले दिन से ही आ रहा। मैं बार बार आप लोगों को ये बात बता भी रहा हूं कि अगर ABC और PQR, कौन सा दिया हुआ है PQR, अगर ये समरूप है, ये समरूप है, तो इन दोनों की भुजाओं का अनुपात समान होगा, इन दोनों की परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात समान होगा, परिमाप का अनुपात समान होगा। अब क्षेत्रफल का जो अनुपात है इसका क्या हो जाएगा वर्ग। अब यहां पर आप देखिए कि आपको बोल रहा है AB 16 है, ये 16 है, BC 8 है, ये 8 है, ठीक है ना, PQ 12 है, ये 12 है, और QR पूछ रहा है। तो अब आप देखिए AB और PQ यही तो है, यही तो है भुजाएं, मतलब यहां पर रेशियो अगर 16/12 का है तो 8 है, अगर मैं इसको x मान लूं तो ये 8/x हो जाएगा। तो देखिए 8 दूनी कितने से कटेगा 4 से, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, मतलब 4 बराबर 8 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, या x की वैल्यू आपको निकालनी है तो 8 × 3/4, 4 दूनी 8, वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। कहां दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1। अब इसमें भी आपको कलम चलाने की आवश्यकता नहीं थी, इसमें भी मैं आप लोगों को बार बार ये बता रहा हूं भाई, ऐसा अगर मामला लिखा हुआ है, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ, ये लिख देता RQ, तो ये AB और RQ इसका रेशियो, फिर BC और QP ये इसका रेशियो, और फिर AC और RP इसका रेशियो, ये निकालते हैं। ठीक है, तो 2 का तो वो देके ही चलता है, किसी भी 2 का दे देगा वो संगत भुजा वाला, और दूसरे का पूछ लेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, एक दुकानदार के पास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोलाकार लड्डू है, उसी सामग्री से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने लड्डू बनाए सकते? 1, 2, 8 लड्डू बनेंगे, 8 ही बनेंगे भाई, 8 बनेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए बनाना तो लड्डू ही है, तो मामला तो ये रहेगा, बड़े वाले को आप ये लिख दीजिए, छोटे वाले को आप ये लिख दीजिए, ये तो कैंसिल ही हो जाना है। अब ये R3, अब ये R/R कितना है, देखिए ये 7 है और ये 3.5 है, मतलब ये 1:2 है, तो 2 की घाते 3, 1 की घाते 3, मतलब ये 8 और 1। ठीक है, मतलब बड़े वाले जो है, बड़े वाले से छोटे वाले कितने के बनेंगे 8 लड्डू बनेंगे। ठीक है, रेशियो क्या है 2:1 का, तो आयतन का रेशियो क्यूब हो जाएगा, तो ये 8 और 1 का, मतलब इसका अनुपात, मतलब ये जो इसका जो आयतन है वो इस लड्डू का 8 गुना है, तो जब आप इसको तोड़ के ये बनाओगे तो 8 ही लड्डू बन जाएंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, A और B एक काम को मिलकर के 10 दिनों में, B अकेला वही काम 15 दिनों में। ठीक है, B अकेला वही काम 15 दिनों में। ठीक है, तो A अकेला वही काम। अब इस सवाल में भी आप देखो, एक की क्षमता 3 है, एक की क्षमता 2 है, तो उसकी क्षमता 1 हो जाएगी, 30 दिन आपको उत्तर आना चाहिए, ये उत्तर है। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखिए A और B ये 10 दिनों में कर रहे हैं, B अकेला इसको 15 दिनों में कर रहा है, मतलब वर्क कितना है 30, मतलब इसकी जो क्षमता है ये 3 है, इसकी 2 है, तो A अकेले की 1 होगी, तो 30/1, मतलब इसका उत्तर कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो इस तरह के सवालों में आपको लगता है क्या कि कलम चलाने की आवश्यकता है? ठीक है, 10 और 15 का एलसीएम तो आप लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है भाई। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, एक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 आता है। यदि 6 n को 6 तिरिक 18, 7 दूनी 7 से विभाजित, 7 दूनी 14, 4 उत्तर रहेगा। यहां मैं आपको एक चीज ये बोल रहा हूं, देखिए n को 7 से विभाजित किया गया तो शेषफल 3 आया, मतलब संख्या तो ये है। अब ये बोला इसका 6 गुना कर दो, इसका 6 गुना कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 42n और प्लस 18। अब इसी को 7 से भाग देना है,
तो यहां पर जो शेष आएगा इससे तो संख्या कट ही जाएगी, शेष तो हमेशा 0 रहना है, इसको आपको देखना ही नहीं। यहां से आपको रिमाइंडर निकालना है, तो 7 का भाग दोगे 2 बार जाएगा 14, बताओ उत्तर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 4। तो जब कभी भी ऐसा सवाल आए आप संख्या की तरफ ध्यान मत दो, आपका फोकस ही केवल शेष पे होना चाहिए, ठीक है ना। शेष कितना बच रहा था 3, 6 n कर रहा है, मतलब 6 गुना कर रहा है, तो 6 तिरिक 18, ठीक है। अब शेष 18 हो गया, उस 18 को भाग किससे दिला रहा है, 7 से, 7 से भाग दिला रहा है, तो 7 से भाग दिला रहा है, तो सीधी सी बात यह है कि 7 दूनी 14, तो शेष कितना बचेगा 4। इस क्वेश्चन को देखिए, एक व्यक्ति अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी मोटरसाइकिल से तय करता है, ठीक है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने पर वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलने पर वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। 10 मिनट देरी से और 5 मिनट पहले, जैसे मान लीजिए उसके ऑफिस का टाइम है 9 बजे, तो वो एक बार पहुंच रहा है 9:10 पर और एक बार पहुंच रहा है 8:55 पर, मतलब टोटल डिफरेंस टाइम का कितना है 15 मिनट का, 15 मिनट का, और दूरी समान है। और अगर दूरी समान है तो चाल और समय का अनुपात क्या होगा, एक दूसरे का अपोजिट में। बार बार ये बात बता रहा हूं कि टीएसडी में समय, चाल और दूरी में 80% सवाल केवल इसी एक मुद्दे पर पूछे जाते हैं। अब अगर दूरी समान है, क्या समान है, दूरी अगर समान है तो अब आप देखो स्पीड पहले कितनी थी 30, फिर कितनी हो गई 60, मतलब रेशियो कितने का है 1 और 2 का, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम का रेशियो 2 और 1 का। यहां मुझे फर्क कितने का दिख रहा है 1 का, और 1 की वैल्यू दे रहा है 15 मिनट, मतलब 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 गुणे 2, मतलब कितने मिनट हो जाएगी 30 मिनट, ठीक है। अब देखिए 30 किलोमीटर की 4 से चल रहा है और कितने मिनट में पहुंच रहा है 30 मिनट में, तो जो दूरी बराबर होता है वो होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपको 30 दी हुई है, ये लेकिन किलोमीटर प्रति घंटे में, ये मिनट में है, तो मिनट को भी आप घंटा बना लीजिए, ये हो गया। तो 30 दूनी 60, 15 दूनी 30, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा 15 किलोमीटर, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में। लग गया क्वेश्चन, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। एक त्रिभुज का बाह्य कोण 115 डिग्री है, संगत अंतः विपरीत कोण 2:3 के अनुपात में है। संगत अंतः विपरीत कोण, क्या बात है, सबसे बड़े कोण का मान 3, 2, 5, 23, 23, 69, ये हो जाएगा उत्तर। क्या बोलता है त्रिभुज में, त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो उसके दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। क्यों होता है, देखिए आप इस बात को समझिए जरा सा। ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल बना हुआ है, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया। सपोज ये कितना है x, ये कितना है y, और ये कितना है z, ठीक है ना। अब आप खुद एक चीज सोचो कि ये x प्लस y प्लस z बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री। और अगर ये चीज एक प्लेन लाइन पर बनी हुई है, अगर मैं इसको p बोल दूं तो z प्लस p भी बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो z और z कैंसिल, मतलब p की वैल्यू कितनी होनी चाहिए x प्लस y। यही तो कहानी है। इसीलिए बोला जाता है कि जो बहिष्कोण होता है वो दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यही सवाल यहां पर बोल रहा है, अंतः विपरीत कोण 2:3 के अनुपात में, मतलब इसको वो बोल रहा है कि भैया ये 115 है तो ये x प्लस वाई की जो वैल्यू है ये भी तो 115 ही होगी। 1 की 2 है, 1 की 3 है, ये 115 है, मतलब 5 की वैल्यू अगर 115 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23 डिग्री। बड़े वाले की पूछ रहा है तो 3 गुणे 23, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 69 डिग्री। यही आपका सवाल था, ठीक है। उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक। हाँ, अब अगर इसको पूछ लिया गया होता तो ये टोटल कितना हो जाता 180, मतलब ये वाला कितना रहता फिर 65 डिग्री, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। दो संख्याएं 15:11 के अनुपात में, उनका महत्तम समापवर्तक 13 है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है इसमें, कुछ नहीं, 13 गुणे 26 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप एक चीज खुद सोचो, मैं बार बार ये बात बता रहा हूं, ठीक है, कि जो LCM बराबर क्या होता है HCF गुणे A गुणे B। अगर मैं पहली संख्या की बात करूं तो ये क्या होती है HCF गुणे A, दूसरी क्या होती है HCF गुणे B। योग क्या होता है, योग होता है HCF गुणे A प्लस B, और जो अंतर है, अंतर क्या होता है HCF A
स्लैश बी का मतलब दोनों का जो अंतर है। अब आपसे पूछ कह रहा है संख्याओं का योगफल। देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन तो है नहीं, मतलब ये दोनों ही को प्राइम नंबर है, तो सीधी सी बात यह है कि हमारा ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो अब HCF कितना दिया हुआ है 13, एक है 15, एक है 11, मतलब पूरा मामला कितना हो जाएगा 13 गुणे 26 का, ठीक है ना। तो 13 छंग 78, 13 दूनी 26, 26 और 7 33, 338 उत्तर हो जाएगा, ये दिया हुआ है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन, इसको देखिए जरा सा। एक इनलेट और एक आउटलेट। आउटलेट का मतलब क्या हुआ, इनलेट का मतलब हुआ पानी भरने वाला, आउटलेट का मतलब हुआ पानी निकालने वाला, ठीक है। उनकी दक्षता का अनुपात 2:1 है। यदि इनलेट पाइप 12 घंटों में टैंक को भरता है तो दोनों पाइप कितने घंटे में टैंक को भर देंगे, ठीक है, ठीक है। अब आप देखिए, मान लीजिए एक है x और एक है y, ये निकालने वाला है, ठीक है। इसकी इफिशियंसी दक्षता का दिया हुआ ना, ये 2 और 1 है, 2 और 1 है, ठीक है। अब आप देखिए कि अगर ये कितने घंटे में, इनलेट पाइप 12 घंटे में भरता है, मतलब इसका टाइम 12 है, तो जो वर्क है ये कितना होता है, वर्क बराबर होता है टाइम इनटू इफिशियंसी, मतलब 12 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 24। अब अगर मैं क्या पूछ रहा है, दोनों पाइप x और y को मिला देंगे, तो ये 2 माइनस 1, 1 ही बचेगा। तो जब 1 बचेगा तो टाइम कितना लगेगा 24/1, मतलब कितने घंटे हो जाएगा 24 घंटे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। देखिए मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मैंने अपने जीवन में कुल मिलाकर के 8 एग्जाम दिए और उन 8 एग्जाम्स में से मैंने 6 एग्जाम क्रैक किए। रेलवे के कुल मिलाकर के 2 एग्जाम मैंने दिए और दोनों ही क्रैक हुए। और सच बात यह है कि मेरा जीके आज भी डब्बा है, जीके मेरे से आज भी नहीं बनता। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं, इसलिए फिजिक्स थोड़ी सी ठीक है। तो अगर आप केवल मैथ्स, रीजनिंग, करंट और फिजिक्स पर कमांड हासिल कर लो तो रेलवे का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसे कि आप क्रैक ना कर पाओ, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। 3 संख्याएं 4, 5 और 6 के अनुपात में है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल, इसकी बात हो रही है। इनका योगफल कितना दिख रहा है 10, योगफल 10 बराबर 6000 है, मतलब एक की वैल्यू 600 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है 2, तो 10 की वैल्यू 6000 है और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है 2 की वैल्यू, मतलब 5वां हिस्सा। तो 6000 का 5वां हिस्सा कितना होगा 1200, लग गया सवाल, ठीक है। मैं यही तो बोल रहा हूं आपको, देखिए सवालों में आपको बोल रहा है 4, 5 और 6, ठीक है। इन दोनों का जो वो है योग है, ठीक है ना, वो 6000 दिया हुआ है, मतलब 4 + 6 बराबर कितना दिया हुआ है 6000, मतलब आप ये कह सकते हो कि 10 की वैल्यू कितनी है 6000। अब आपसे पूछ रहा है दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 6 - 4 = 2, और 10 को 2 बनाने के लिए मुझे कितने का भाग देना पड़ेगा 5 का, यहां पर आप 5 का भाग दे दीजिए, 5 का भाग दे दीजिए, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 1200, लग गया क्वेश्चन, ठीक है। आप चाहते यहां से तो 1 की वैल्यू भी आप निकाल सकते थे कि 1 की वैल्यू 600 होगी तो 2 की वैल्यू भी 1200 होगी, जैसी आपकी मर्जी हो, ठीक है। मेन चीज ये है कि सवाल को आप देख पाओ, यदि आप क्वेश्चंस को विजुलाइज करने लग गए तो दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकती। इस सवाल में देखिए, किसी चुनाव के 2 प्रतिभागियों में से विजेता को 30% के अंतर से जीतता है, जीतने का अंतर 36,000 वोट का है, तो हारने वाले को कितने वोट मिले। तो एक बात तो यहां क्लियर है कि 30% की वैल्यू 36,000, ये क्लियर है ना। तो इसमें वोटों का ये दिया हुआ है कितने वोट नेग्लेक्ट हुए हैं, और ना ही ये दिया हुआ कितने लोगों ने मत नहीं डाले, मतलब सीधा सीधा है, एक आदमी को हमें 30% ज्यादा देना है। तो कभी भी अगर आपको ज्यादा देना हो तो सीधा सा मतलब यह है कि अगर 100 है, 100 में से 30 को आप अलग कर दीजिए, बता 70, 70 में आप 2 का भाग दे दीजिए, तो एक को भी 35, दूसरे को भी 35, इसको 30 ज्यादा देना था तो इसका हो गया 65%, और हारने वाले को मिलेगा 35%। ये कहानी है, ये आपके विनर को मिल रहा है और ये आपको लूजर को मिल रहा है। अब आप देखिए 30% की जो वैल्यू है ये 36,000 दी गई है, ये 36,000 दी गई, यही तो कहानी है। अबे देखिए 35, आपको क्या पूछ रहा है हारने वाले को, 35% की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। अब आप चाहो तो इसको 1 की वैल्यू निकाल लो, और चाहो तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसको देखो जरा सा, 5 से कटेगा क्या, 5 से तो कट ही जाएगा, लेकिन 6 से फिर 35 नहीं बनेगा। मैं एक काम करता हूँ 1 ही निकाल लेता हूँ,
1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, ये कितना है 1200। अब आप इसी में 1200 का गुणा मार दीजिए, ठीक है। तो 12 पंचे 60, 12 तय 36 और 6 42, ये 2 जीरो आप लगा दीजिए। उत्तर कितना आ जाएगा 42,000। कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 में। लग गया सवाल। याद रखिए परीक्षा एक युद्ध है, युद्ध कभी भी वो नहीं जीतता जो ज्यादा ताकतवर होता है, युद्ध हमेशा वही व्यक्ति जीतता है जो जो अच्छी रणनीति के साथ काम करता है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देखिए जरा सा। x प्लस 1/x बराबर ऋण 2। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 है तो x को हम हमेशा कितना मानते हैं, 1। इसी का अपोजिट ये है कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू -2 है तो x की वैल्यू को हम मानते हैं ऋण 1। ये हमेशा आपको याद रखना है। अब आप देखिए इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब आप देखो ऋण 1 के ऊपर अगर मैं 21 की घात लगाऊंगा तो ऋण 1 ही बचेगा, माइनस ऋण 1 के ऊपर अगर मैं 15 की घात लगाऊंगा, ये भी सब है तो यहां से भी ऋण 1 बच जाएगा। x के ऊपर अगर मैं 9 की घात लगाऊंगा, 9 की घात लगाऊंगा मतलब ऋण 1 के ऊपर यहां भी सम की लग रही है तो यहां भी हो जाएगा ये वाला मामला। और प्लस यहाँ प्लस है ऋण 1 के ऊपर अगर मैं 3 की घात लगाऊंगा तो यहां भी ऋण 1 बचेगा और धन 5। अब आप देखो ये तो -1 है, ये +1 है, फिर ये +1 है और ये -1 है और ये +5 है। अब ये -1 +1 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, मेरा उत्तर कितना हो जाएगा 5। कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 में। सवाल में कुछ था भी नहीं। अब देखिए इस सवाल को वास्तव में लगाने की आवश्यकता थी क्या, आप इसको देख देख के बता सकते थे कि भैया यहाँ पर जो वो है मामला है सभी में घात विषम की है, तो यहाँ भी ऋण 1 आएगा, यहाँ भी ऋण 1 आएगा, यहाँ भी ऋण 1 आएगा, यहाँ भी, तो ये ऋण 1 है लेकिन यहाँ चूंकि ऋण लगा हुआ तो ऋण और ऋण धन हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ ऋण लगा हुआ, यहाँ भी ऋण आएगा तो ऋण और ऋण धन 1 आएगा लेकिन यहाँ ऋण 1 आएगा, ये भी कैंसिल हो गया, ये बच गया, यही उत्तर, ठीक है। अब इस सवाल में भी मुझे नहीं लग रहा कि कलम चलाने की भी आवश्यकता है। इस सवाल को देख लेते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 40% अधिक है। अधिक है मतलब 100 और 140 का मामला है। उसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 73 सही 1/2% है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लगा लीजिए, सीधी सी बात है। देखिए सीपी अगर 100 है तो एमपी कितना बोला है, इससे 40 अधिक है मतलब 140, ठीक है। तो एसपी कितना है, एसपी है 140 गुणे कितना है, ये 2 तिहाई 6 और 1 7 और 2 सत्ते 14, 147/2% लगा हुआ इसलिए 2 जीरो बढ़ा दीजिए, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 सत्ते 14 और इस जीरो की जगह यहां दशमलव लगा दीजिए। लग गया सवाल। 7 सता 49, 9 4 आएगा, 14 सत्ते 98 और 4 102, मतलब कितना हो जाएगा। देखिए 100 से ये कितना हो रहा है 102, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, इसका ये प्रॉफिट हो रहा है कितने का 2.9%। ये आपका उत्तर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। परसेंटेज रेशियो, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस CISI वास्तव में कुछ है नहीं, बस दिक्कत ये है कि हमारे बच्चे समझ नहीं पाते और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उसको डील नहीं कर पाते हैं। इस सवाल को देखिए जरा, क्या है, एक वस्तु में 20% की वृद्धि की गई, फिर प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूटें प्रदान की गई। वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। अब आप देखिए 5% की 2 क्रमिक छूट, तो एक तरीका तो यह कि आप प्रतिशत निकाल लीजिए, तो 5 5 10 और 5 25, 10.25% की छूट आ जाएगी, और 10.25% की छूट आ गई मतलब 89.75% में सामान बिका हुआ है, ठीक है। छूट किस पर मिलती है, हमेशा अंकित मूल्य पर, ठीक है। तो अब देखिए इसका जो सीपी है ये हमें बोल रहा है 100, तो जो इसका मार्क प्राइस जो उसने कर दिया वो कर दिया 120, ठीक है। अब देखिए 5% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/20, छूट मिल रही है मतलब 20 का सामान मैंने 19 में बेचा एक बार और फिर मैंने 20 का सामान 19 में बेचा, मतलब पूरी कहानी ये है कि ये 400 है और ये 361 है, ये आपका एमपी है और ये आपका एसपी है। लेकिन ये 400 की वैल्यू किसके बराबर है, 120 के बराबर, ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। ये जीरो हटाएंगे ये, तो 1 की वैल्यू 4 तिहाई 12 मतलब 0.3 आ जाएगी। यहां पर आप 0.3 का गुणा मार दीजिए, तो 3 1 कम 3, 3 6 18, 3 3 9 और 10, 108.3 है।
आपसे पूछ क्या रहा है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से, तो इसको तो आपने 100 ले रखा था, 100 ले रखा था, तो आप खुद ही एक चीज देखो, जब 100 ले रखा था तो आप -100 कर दीजिए, बचेगा कितना, 8.3%। ये लग गया सवाल। कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बस सवाल को एक बार इत्मीनान के साथ पढ़ लीजिए, ठीक है ना, क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, करते जाइए, उत्तर आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। इसको देख लीजिए, एक लोहे की छड़ जिसकी अधिकतम लंबाई 6√3 है, ठीक है, एक घनाकार। अब देखिए घन की बात हो रही है, तो लोहे की छड़ क्या होती है, लंबी से लंबी छड़ जो एक घनाकार कमरे में रखी जा सके वो होती है घन का विकर्ण। और घन का विकर्ण कितना होता है, a√3, और यहाँ कितना दिया हुआ है, 6√3, मतलब a की वैल्यू 6 हो गई। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आयतन। आयतन क्या होता है घन का, a³ और 6 का क्यूब कितना होता है, 216, ये दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जो घन का विकर्ण है, जो घन का विकर्ण है, घन का विकर्ण जो है वो कितना होता है, अधिकतम जो लंबाई है वो होती है a√3, और इसकी वैल्यू बोल रहा है 6√3। ये और ये कैंसिल, मतलब a बराबर कितना है, 6। और जो घन का आयतन होता है, घन का आयतन, तो आयतन कितना होता है, a³, मतलब कितना हो जाएगा ये 6³, मतलब आंसर कितना, 216। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में। लग गया सवाल। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, एक दुकानदार 9 खिलौने खरीदने पर 3 खिलौने मुफ्त देता है और सभी खिलौने एक ही प्रकार के हैं, मिलने वाली छूट का प्रतिशत कितना। देखिए, मैंने किसी दुकानदार से 9 खिलौने खरीदे, उसने 3 और दे दिए, मतलब मेरे पास कितने आ गए, 12। तो मेरे पास बेचने के लिए कितने अवेलेबल है, 12। मतलब आप इसको ये कह सकते हो कि 12 खिलौने का क्रय मूल्य 9 खिलौने के विक्रय मूल्य के बराबर है। बात समझ में आ रही है, ये कह सकते हो आप कि जो 12 खिलौनों का क्रय मूल्य है वो 9 खिलौनों के विक्रय इसके बराबर है। ठीक है, अब आप देखो ये हुआ क्या, तो CP/SP बराबर कितना हो जाएगा, 9:12, मतलब मामला है 3:4 का। यही कहानी है, यही कहानी है। ठीक है, मिलने वाली छूट का प्रतिशत कितना है। अब आप देखो यहाँ पर क्या है, कितने का है, 1। अब छूट उसको और किस पे मिल रही है, वास्तव में ये वास्तव में SP नहीं है, इसको आप चाहे MP कर दीजिए, MP कर दीजिए, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, समझने में थोड़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए, एक खिलौना 4 खिलौने पे छूट जो हमको मिल रही है वो मिल रही है 1/4 की, गुणे कितना, 100, तो कितना हो जाएगा ये 25%। 25% ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, अब अगर इसमें लाभ पूछा होता तो 1/3 करते, तब 33.33% आ गया होता। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, a² + b² बराबर 100 है, AB बराबर 48 है, आपको निकालना है a + b / a - b। ठीक है, अब आप खुद देखो, a² + b² है और ab की वैल्यू आपको दी गई है, a + b और a - b की वैल्यू चाहिए। तो इसमें आपको एक बात ये वाली तो पता होनी चाहिए ना भाई, कि a + b का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, a² + b² और +2ab। यही कहानी है। और a - b का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, ये होता है a² + b² और -2a। यहीं से तो दोनों फॉर्मूले बन रहे हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर a² + b² कितना है, 100, और +2 × 48, मतलब ये कितना हो जाएगा, 196। तो जब a + b आप निकालोगे तो ये हो जाएगा √196, मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। और अगर मैं a - b निकालने के लिए जाऊं, a - b, तो ये मामला कितना हो जाएगा, 100, और ये 2ab है, तो 2ab की वैल्यू 2 × 48, वही मतलब क्या हो जाएगा, ये 100 - 96, मतलब कितना हो जाएगा, 4। तो a - b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √4, मतलब 2। अब आपसे पूछ रहा है इतने बटे इतना, मतलब a + b अपॉन a - b बराबर कितना, इसकी वैल्यू आपने 14 निकाली है, इसकी 2 निकाल देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 7 दिया गया है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, एक संख्या में 33% की कमी कर दी गई, मतलब 67% बचा, तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि यह 950 हो जाए। अच्छा, संख्या 335 हो जाती है। ठीक, 33% की कमी, 33% कमी, इसका मतलब संख्या हो कितनी गई, 100 में आप 33 घटा दीजिए,
67%। 67% बराबर कितना है? 350। यही तो, ओ सॉरी 335 है। 335 मतलब 1% की वैल्यू कितनी है आपकी? 5। 5 से जा रहा है 5। ये आप देखिए। अब आपको बोला कि भैया ये 950 कितने परसेंट है? यहां आप देखो कितने का, देखो दिख रहा है मेरे को 19 पना 95। मतलब यहां पर अगर 190 का गुणा है तो यहां पर भी कितने का गुणा होगा? 190 का। मतलब ये वैल्यू हो गई 190%। अब आप खुद ही एक बात सोचो कि जो मूल मान है हमेशा वो कितना होता है? 100%। और ये कितना है? 190। अगर मैं इसमें 100 को घटा दूं मतलब वृद्धि कितने की करनी पड़ेगी? 90% की। कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, लग गया क्वेश्चन। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए। ए और बी एक व्यवसाय में 3:5 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करते हैं। 6 महीने बाद सी उनके साथ बी के निवेश के बराबर, बी ने कितना निवेश किया हुआ है? 5। मतलब सी भी 5 ही लेकर के आ रहा है। ए बी और सी के बीच किस अनुपात में बांटा जाएगा? लाभ। लाभ का जो बंटवारा है, ठीक है ना, वो किसके आधार पे होता है? लगाई गई पूंजी और दिए गए समय के गुणनफल के अनुपात में। मतलब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि भैया जो P1 इज टू P2 इज टू P3 बराबर होता है C1 T1 इज टू C2 T2 इज टू C3 T3। यही तो कहानी है। अब मामला लाभ कब हो रहा है? वार्षिक। वार्षिक मतलब चूंकि महीने का जिक्र हो गया तो मैं 12 लेकर के चलूंगा। तो भैया ए वाला जो है वो 3 लगाया, ए वाले ने कितना पैसा लगाया? 3, ये 12 महीने रहा। बी वाले ने कितना लगाया है? 5, ये भी 12 महीने रहा। और सी वाले ने कितना लगाया है? इसके बराबर मतलब 5, लेकिन 6 महीने बाद आया, मतलब ये 6 ही महीने रहेगा। मतलब ये हो गया 36, ये हो गया 60 और ये हो गया 30। इससे कटेगा? 6 से कट जाएगा, कट रहा है। 6 6 हम 36, 6 दा हम 60 और 6 पंचे 30। मतलब मेरा रेशियो होना चाहिए 6:10:5। और तो कुछ पूछा नहीं है, और तो कुछ पूछा नहीं है। ये हो जाएगा मामला। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए। यदि 9 और 42 का तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती क्या होता है? B²/A। अगर दो संख्याएं दी गई हैं तो, ठीक है, सेटिंग के हिसाब से अगर मैं देखूं कि तो ऐसा रहता है A/B समानुपाते B/A। देखिए, तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है भाई? तृतीय अनुपाती का जो फॉर्मूला होता है वो होता है B²/A के। अब यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है? 42। तो स्क्वायर करना है तो 2 बार कर दीजिए और बटे कितना है? 9। 3 से काटूंगा तो ये 3, ये कितना? 14। फिर काट दूंगा तो ये 14। अब आप देखिए इसकी वैल्यू सवाल में बोल रहा है कि यहाँ ये है और 14 में 14 का गुणा करते हैं, 14 का स्क्वायर होता है 196। तो 3a बराबर कितना हो जाएगा? 196 - 7 मतलब 189। तो a की वैल्यू काट दीजिए आप। 3 छक्के 18, 3 त्रिकाई 9। मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 63। ये आपके सवाल का जवाब है, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए कहां गया भाई? ये रहा। 70 संख्याओं का औसत 32 है। प्रत्येक संख्या में 3 की वृद्धि कर दी जाए। ये बात ध्यान रखिए, जो कुछ औसत के साथ होता है, प्रत्येक संख्या के साथ होता है, वही चीज औसत के साथ होती है। अगर सभी संख्याओं में मैं 3 जोड़ रहा हूं तो औसत में 3 जुड़ेगा। सभी संख्याओं में अगर मैं 3 घटा रहा हूं तो औसत में 3 घटेगा। सभी संख्याओं में अगर मैं 3 का गुणा कर रहा हूं तो औसत में 3 का गुणा होगा। सभी संख्याओं में अगर मैं 3 का भाग दे रहा हूं तो औसत में भी 3 का भाग होगा। क्यों? क्योंकि औसत का मतलब ही होता है सभी का बराबर बराबर हिस्सा। अब यहां पर देख लीजिए, औसत कितना बोल रहा है? 3। और ये 3 की क्या कर रहा है? वृद्धि। वृद्धि का मतलब वो जोड़ रहा है। तो भैया जो नया औसत है उसमें भी 3 जुड़ जाएगा। 3 जुड़ जाएगा तो मेरा उत्तर कितना हो जाएगा? 35। कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 3 में। सवाल में कुछ है ही नहीं। ठीक है, औसत के दोनों ही सवाल बहुत ही बेसिक है। इसको देख लीजिए। लंब वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या 10% कम हो जाती है और ऊंचाई 20% बढ़ जाती है। ठीक है, अब एक चीज ये है कि जो बेलन है, बेलन का जो आयतन है वो तो ये होता है, आयतन ही पूछा है ना, आयतन में r जो होगा वो 2 बार होगा और h कितनी बार होगा? 1 बार। त्रिज्या में क्या हो रही है? 10 की कमी। 10 की कमी और 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1/10। और दूसरा है 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। मतलब पूरी कहानी है कि त्रिज्या 10 से कितनी हो रही है? 9, लेकिन ये कितनी बार हो जाएगी? 2 बार। और जो ये 20 की वृद्धि हो रही है, मतलब मामला क्या हो रहा है? 5 से 6 का। अब आप इसको भी काट लीजिए, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10।
अब यहाँ कहानी क्या बन गई, 55 25 और ये 250, मतलब पूरा मामला हो रहा है 250 से 9 9 81, 3 1 कम 3 और 3 8 24, 250 से मामला 243 हो रहा है। तो प्रतिशत वृद्धि या कमी यहाँ पे क्या हो रही है, कमी हो रही है। कितने की हो रही है, 7 की। कितने की हो रही है, 7 की। कितने पर हो रही है, 250 पर। तो क्या हो जाएगा ये 7/250 और गुणे कितना, 100। 0 से 0 तो कटेगा ही, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं इसको, अरे यार इसको मैं क्यों काट रहा हूं, ये भी बेवकूफी। देखिए कट्टम कुट्टम का खेल रहता है। देखिए ये 0 ये 100, मैं काम करता हूं इस 25 से इसको काट देता हूं। 4 सते 28, 1 0 मेरा जिंदा है, 1 अंक के बाद 2.8% होगी और क्या होगी, कमी होगी। दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए क्या बोल रहा है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, यही पूछ रहा है ना। 7x, अच्छा 4x है, x का मान ज्ञात कीजिए, x की वैल्यू निकालिए। देखिए साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, मैं वैल्यू पहले लिख देता हूँ, वैसे आप सबको तो याद ही हो गई। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। सेक 45, सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, √2। फिर सेक 60 इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2। tan 45 इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। और cos sec 30 जो sec 60 का मान होगा वही cos sec 30 का, इसकी वैल्यू भी 2। अब आप यहाँ पे रख दीजिए, तो देखिए 4x √3/2 का स्क्वायर प्लस 3 √2 का स्क्वायर बराबर 7x, ठीक है। sec 60 है तो गुणे 2 माइनस 9 गुणे 1 गुणे, यही कहानी है आपकी, ठीक है। अब आप इसको कर लिए, 3/4 आ जाएगा, तो 4x गुणे 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 और ये 2 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, बराबर 7 दूनी 14x और ये कितना हो जाएगा, -18, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा, ये देखिए 3x है और 14x है, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11x। एक माइनस है तो ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 24। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24/11। लग गया सवाल, ये दिया हुआ है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू और आइडेंटिटी जो आपकी तीनों है, ठीक है ना। इसके अलावा अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो थोड़ा सा हटके पूछा गया हो। एक कार 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की यात्रा क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, औसत चाल ज्ञात करें, ठीक है। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मामला ये हो कि दूरी दी गई हो और चाल दी गई हो तो एस बराबर एवरेज स्पीड बराबर होता है, क्योंकि ये 4 हिस्सों में बटी हुई है। d4 अपॉन, अब होना क्या चाहिए, दूरी बटे समय। समय तो यहाँ दिया नहीं है, यहाँ क्या दी हुई है, 4। तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हम ये कर लेते हैं कि भैया d1 अपॉन s1 प्लस d2 अपॉन s2 प्लस d3 अपॉन s3 प्लस d4 अपॉन s4, ये कहानी हम करते हैं। अब यहाँ का कहानी क्या थी, 15 प्लस 20 प्लस 30 और प्लस 12, ये है। अब देखिए 15 के लिए चाल कितनी दी गई है, 30 किलोमीटर और प्लस 20 30 40 30, ठीक है ना। इसके लिए कितनी दी गई है, 30। 30 के लिए कितनी दी गई है, 40 और प्लस 12 के लिए लास्ट वाली कितनी है, 30। अब ये कट भी रहा है मामला, देखिए 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, ठीक है। 0 से 0 2/3 आ जाएगा, ये भी 3/4 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 6। 6 दूनी 12, 6 पंच, यही तो आएगा, 12/30 ही है ना। 3/4 3/4। अब देखिए ये तो कितना हो गया, 15 20 35 35 30 45 2 47 47 और 10 57 गुणे 3 4 4 और 5, इनका जो एलसीएम है तो 5 चौके 20 20 यानी 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब देखिए इस 60 में मैं 4 का भाग दूंगा तो 15 15 तिया 45, ये हो जाएगा, प्लस 60 में 3 का भाग दूंगा तो 20 20 दूनी 40, ये हो जाएगा, प्लस ये भाग दूंगा 15 15 तिया 45, ये हो जाएगा, प्लस 5 का भाग दूंगा 12 12 दूनी 24, ये हो जाएगा। अब ये कितना हो गया भाई, 45 दूनी 90 90 130 और ये 154, मतलब 57 गुणे 60/154।
2 से तो कटेगा ही, ये 77 आ जाएगा। कट रहा है क्या? ये कटता हुआ तो मुझे दिख नहीं रहा। ये 30 आ जाएगा। लगभग में पूछ रहा है क्या? कार की औसत गति लगभग में पूछ रहा है क्या? मामला तो दशमलव में है और इसमें दशमलव दिया नहीं है। क्या हो सकता है? चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। 5 5 2 7 7 2 1 3 3 6। ओहो हो, ये 7 है यार। अब तो कट ही गया मामला। ये 7 है। 77 से 77 कैंसिल। उत्तर कितना आ जाएगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। लग गया सवाल। यही आपके सवाल का जवाब है। कहां है? 30। ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देख लीजिए, साधारण ब्याज पर 16 वर्षों में एक राशि 2 गुनी हो जाती है। मतलब 100 रुपए लगाया 200 रुपए हो गया, या 1 रुपए लगाया 2 रुपए हो गया, तभी तो 2 गुनी हो गई। अब अगर 100 रुपए की राशि 200 रुपए हो जाती है, मतलब ब्याज कितनी है? ब्याज कितनी है? 100। कितने सालों में? 16 सालों में। तो 8 सालों में ब्याज, 16 में 100 तो 8 में 50। तो अब राशि कितनी हो गई? 100 से 150। ठीक है ना? अब आपसे पूछ क्या रहा है? ये कितने गुना हो जाएगी? 1.5 गुना। ये आपका उत्तर। सवाल जो आपको कह रहा है वो ये कह रहा है कि भैया 100 रुपया ये आपका है मूलधन। 100 रुपए कितने रुपए हो गए? 200 रुपए। ये आपका मिश्र धन है। मतलब जो आपका एसआई जो साधारण ब्याज है वो कितना हो जाएगा? 200 माइनस 100 बराबर कितना हो जाएगा? 100। और ये कितने वर्षों में हो रहा है? 16 वर्षों। 16 वर्ष में अगर 100 हो रहा है तो 8 वर्ष में कितना हो जाएगा? 8 वर्ष में हो जाएगा 100/2। मतलब कितना हो जाएगा? ये 50। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा 100 और प्लस 50। मतलब कितना है? 150। मतलब 100 से कितना हो रहा है? ये 150। 0 से 0 कैंसिल। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। मतलब मामला है 3/2 का। और इसको आप 1 से ही 1/2 लिख ही सकते हो। लग गया सवाल। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले को। इसको ऐसे भी कर सकते। देखिए 1 से 2 तो एसआई कितना? 1। 16 सालों में 1 तो 8 सालों में 0.5 तो 1.5 और 1.5 की वैल्यू ये। ठीक है, लग गया। 100 मैंने इसलिए ले लिया ताकि आपकी समझ में थोड़ा जल्दी आ पाए। 71232 को किस सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाए पूर्ण वर्ग बन जाए? पूर्ण वर्ग की शर्त क्या है? पूर्ण वर्ग की शर्त ये होती है कि मामला जोड़े में हो। जोड़े में हो। ठीक है, तो यहां पे आप ये देखो, एक कोई संख्या काटते काटते, अच्छा उत्तर भी बड़े बड़े हैं, काटते काटते इसमें से कोई बचेगी। पहले तो मैं ये देखूं कट किससे किससे रहा है। 71232 4 से तो कटेगा ही। ठीक है, पहले मैं 4 से ही काटता हूं। तो 4 गुणे 4 एक कम 4, 3 बचेगा। 4 सत्ते 28, फिर 3 बचेगा। 4 अठे 32, 0 4 अठे 32। फिर ये 4 से कट जाएगा। मैं 4 4 क्यों ले रहा हूं? क्योंकि 4 भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है। 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8। फिर 4 से कट जाएगा। फिर मैं 4 से काट देता हूं। 4 एक कम 4, 4 एक कम 4 और 13 चौके 52। ये कहानी आपकी बनेगी। ये कहानी है क्या 1113? चलिए ये उत्तर है। अब ये तो किसी से कटेगा नहीं। 3 1 4 1 1 2 नहीं कट रहा। 3 3 3 6 कट तो रहा यार। अगर मैं इसको 3 से काट दूं तो 3 3 9 2 3 सत्ते 21, 3 एक कम 3। अब ये नहीं कटेगा। अब ये नहीं कटेगा तो 3 का भी जोड़ा बनाने के लिए 3 तो मेरे को चाहिए ही होगा। देखिए ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग। 3 से अगर मैं काटता भी हूं तो 371 आता है। अब ये किसी से नहीं कटता। 7 से कटेगा क्या? 7 पना, अगर मैं 7 से भी काटूं तो 7 पना 35, 7 तरीके की। अब तो नहीं कटेगा। तो सीधी सी बात है, 3 का भी जोड़ा नहीं बना, 7 का भी जोड़ा नहीं बना, 53 का भी जोड़ा नहीं बना, तो मैं इतनी पंचायत ही क्यों पालू? सीधा मुझे दिख ही रहा है ना भाई। अब अगर मैं इसमें और 11 13 का गुणा कर दूं तो ये भी पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तब मेरा इसका अगर वर्ग में निकालूं तो 2 2 2 और यहां से 11 13 आ जाएगा। मतलब मेरा उत्तर कितना हो जाएगा? 1113। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली ट्रेन
विपरीत दिशा में चलने वाली व्यक्ति को 36 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, विपरीत दिशा में चलने वाले मतलब आदमी की चाल इसमें नहीं दी गई है। ट्रेन की लंबाई 720 मीटर हो और वही आदमी अगर समान दिशा में चले तो वह उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगा। ठीक है, तो अब दोनों की चाल गायब है तो पहले मैं ट्रेन की निकाल लेता हूं। ट्रेन की, तो ट्रेन की जो स्पीड है, ट्रेन की चाल जो है, ट्रेन की चाल, ठीक है। अब यहां आप देखो विपरीत दिशा में चल रही है, तो ट्रेन की चाल को अगर मैं x मानूं और आदमी की चाल को अगर मैं y मानूं तो पहले में आपको निकलेगा x प्लस वाई। तो x प्लस वाई बराबर कितना होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल ना, चाल गुणे समय। तो ये है 54, लेकिन ये कहे में किलोमीटर प्रति घंटे में, तो छोटा बनाना पड़ेगा, तो 5/18 का गुना होगा और गुणे कितना है 36। तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, मतलब ये कितना हो जाएगा, मैं दूरी निकाल रहा हूं ना, ये ट्रेन की लंबाई की बात हो रही है, ये दूरी की बात हो रही है क्योंकि वहां वो तो दिया ही नहीं है। ट्रेन की लंबाई 720 तो दी गई है, 36 सेकंड में पार कर रही है। अरे यार निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। मतलब x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, मैं क्या निकाल रहा हूं, चाल। चाल बराबर दूरी कितनी है 720, समय कितना है 36, मतलब कितना हो जाएगा ये 20 मीटर पर सेकंड। और ये ट्रेन की कितनी है, ट्रेन की मतलब x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 54। 54 का मतलब कितना हुआ 5/18, तो 18 त्याई 54, 5 त्याई 15, मतलब x की वैल्यू है 15 और प्लस y बराबर कितना है 20, मतलब y की वैल्यू हो जाएगी 20 माइनस 15, मतलब कितनी हो जाएगी 5। अब ट्रेन की लंबाई, ट्रेन समान दिशा में चल रही है, तो समान दिशा में जब चलेगी, समान दिशा में, तो अब आपको अगर समय निकालना है तो दूरी तो यही रहेगी, लेकिन जो चाल है समान दिशा हो गई तो x माइनस वाई हो जाएगी। तो ये कितनी है 720 और ये है 15 माइनस 5, मतलब 720/10, मतलब उत्तर कितना आ जाएगा 72 सेकंड। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में। सवाल इतना बड़ा है नहीं, सवाल वास्तव में समझाने के लिए बड़ा हो गया, बहुत बेसिक सी चीज है। यहाँ पर आप देखिए कि ट्रेन की लंबाई 720 है, ये 36 है, मतलब कुल मिलाकर के उसको 20, ठीक है ना, चाल होनी चाहिए 20 मीटर पर सेकंड। ट्रेन की चाल अगर मीटर पर सेकंड में हम देखें तो कितनी आ रही है, 5 त्याई 15, ये 15 आ रही थी। तो अगर 20 है मतलब आदमी की चाल कितनी हो गई 5। और विपरीत दिशा का जब मामला आता है तो जुड़ता है, और अगर समान दिशा का मामला आता है तो घटता है। तो अब वही 720 मीटर, तो 15 में से 5 घटा दोगे 10, 720/10, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 72 सेकंड। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन को। साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का ये सेशन खत्म होता है। काफी बढ़िया सेशन था, सवाल लगभग उसी ट्रैक पर थे, लेकिन एक चीज आप लोगों ने आज नोटिस की, मैंने थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका भी बदला, बहुत आराम से आज मैंने डिलीवर करने की कोशिश की। और साथ ही साथ आज मेरी कोशिश ये थी कि आप सवालों को देखने के नजरियों को थोड़ा सा बदलो। ठीक है, कलम का इस्तेमाल कम से कम करो। एक बात हमेशा याद रखना, युद्ध वही जीतेगा जिसकी रणनीति सही होगी। सवालों के देखने के नजरिए को बदल दीजिए, आपके नज़ारे बदल जाएंगे। मिलते हैं कल नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।